This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपको गुरमीत राम रहीम की पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ इस एपिसोड में, और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी ज़िंदगी के सारे पहलू इसमें समेटूँ। भले ही ये थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाए, लेकिन मैं शुरू से लेकर और करंट स्टेटस तक इस कहानी में कवर करना चाहती हूँ। डेरा सच्चा सौदा, जिससे गुरमीत राम रहीम का नाम जुड़ा हुआ है, की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना ने की थी। डेरा सच्चा सौदा आश्रमों की एक श्रृंखला है। इसमें बहुत सारे आश्रम हैं, सिर्फ एक आश्रम नहीं है इनका, इनके पूरे देश विदेशों में बहुत सारे आश्रम हैं। संत मत का अनुसरण करते हैं ये लोग, यानी कि इसमें जो मत है इनका वो है संत मत। उसका अनुसरण करने वाले इस आश्रम का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में है। इसका मुख्यालय डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, इनका पूरा साम्राज्य जो है विदेशों तक फैला हुआ है। देश में इनके कई आश्रम होने के साथ साथ इसकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। यानी कि उनकी जो शाखाएं हैं वो सिर्फ एक ही जगह सीमित नहीं है, देश विदेश तक फैली हुई हैं। दुनिया भर में डेरे के करीब 5 करोड़ अनुयायी हैं। हालांकि जब ये घटना हुई बाबा राम रहीम वाली, उसके बाद इनके अनुयायी कुछ कम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अनुयायी अब हैं ही नहीं। मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बाबा राम रहीम को निर्दोष समझते हैं और अभी भी नहीं मानते हैं कि उन्होंने कुछ किया है। ये तो खैर अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। हालांकि कोर्ट में साबित हो चुका है उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय हमेशा अपनी जगह सही होता है। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना सोचना है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, ऐसा कह सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिसको जो मानना है वो माने। अब अगर हम गुरमीत राम रहीम की बात करें तो इनका जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में हुआ था। ये कहा जाता है कि इनका असली नाम हरपाल सिंह है और जन्म तिथि को लेकर भी विवाद है। इनकी जन्म तिथि 15 अगस्त ना होकर 10 जुलाई बताई जाती है, लेकिन बाबा अपना जन्मदिन हमेशा 15 अगस्त को ही मनाया करता था। यह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा। ऐसा नहीं है कि ये बचपन इनका बहुत अच्छा रहा, बहुत आइडियल रहा, ऐसा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में वे लड़कियों को छेड़ा करता था, साथ ही साथ आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता था। वो लोगों को बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। 9th क्लास में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। फिर उसने प्राइवेट पढ़ाई की, जो भी है घर में रह के पढ़ाई की होगी, लेकिन 10वीं क्लास में जाकर वो फेल हो गया था। ऐसा ऐसा इनका बचपन का इतिहास रहा है। इनके पिता का नाम मगहर सिंह था और माँ का नाम नसीब कौर था। जो मगहर सिंह थे, ये एक छोटे मोटे जो है होते हैं ना, ज़मीन अमीन होती है तो उसकी जुताई कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, इस टाइप के एक नॉर्मल आदमी थे। इनकी माँ का नाम नसीब कौर था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके जो पिता थे वो डेरे के जो उस समय के प्रमुख थे शाह सतनाम सिंह, उसके बहुत बड़े भक्त थे या बहुत बड़े अनुयायी थे। उसके साथ ही गुरमीत सिंह जो था, ये जो गुरमीत था बच्चा जो था, ये डेरे पर जाया करता था। अपने पिता के साथ ही ये डेरे पर जाया करता था शाह सतनाम सिंह की सेवा करने। वो वहाँ सेवा किया करता था। ऐसा कहते हैं कि वो छोटे मोटे काम भी किया करता था और ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा चलाता था। तो इस तरह के काम उस समय वहाँ पर जाकर किया करता था और काफ़ी सेवा किया करता था। तो वो काफ़ी शाह सतनाम सिंह इससे खुश रहते थे और इसके पिता से भी खुश रहा करते थे। 31 मार्च 1974 को, ये 67 में पैदा हुआ, 1964 को, यानी कि जब ये सिर्फ 7 साल का था, तो तब के डेरा जो प्रमुख थे उस समय के शाह सतनाम सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इनको नाम दिया था हरपाल सिंह से बदलकर राम रहीम नाम रखा था। गुरमीत राम रहीम का नाम इन्होंने उस समय रखा था, उससे पहले इसका नाम हरपाल सिंह था। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर से अपने अनुयायियों को यहाँ पर बुलाया, एक सत्संग किया। देश भर से अपने मेन जो इनके फॉलोअर्स थे उनको बुलाया, एक सत्संग किया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ या रिटायर हो रहा हूँ, या जो भी आप समझें, कि अपना पद छोड़ रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ और अब से ये मेरा उत्तराधिकारी गुरमीत राम रहीम होगा। उस समय ऐसे 3 लोग थे जिनके बीच में उत्तराधिकारी बनने की जंग थी, या कह सकते हैं कि होड़ थी। सबको बड़ा डाउट था कि कौन इनमें से उत्तराधिकारी बनेगा।
लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे जब गुरमीत राम रहीम का नाम इन्होंने लिया, क्योंकि उस समय गुरमीत राम रहीम सिर्फ 23 साल का ही था। उन्होंने राम रहीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। इस तरह वो 23 साल की उम्र में ही डेरे के प्रमुख बन गए उस समय, और उनको एक इतना बड़ा पद जिसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ 23 साल की उम्र में प्राप्त हो गया। अब अगर हम इनकी पारिवारिक ज़िंदगी की बात करें तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने शादी नहीं की, ये संत थे तो इनकी शादी वादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। राम रहीम की शादी हुई। राम रहीम की पत्नी का नाम हरजीत कौर था। इनको 2 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ। जो 2 बेटियां हुई उनका नाम था अमरप्रीत और चरणप्रीत। एक बेटा हुआ उसका नाम था जसमीत। ये जो बेटा था जसमीत, इसकी शादी कांग्रेस के एक नेता हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी हुसनमीत से हुई थी। यानी कि इनके अच्छे खासे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट फिर बनने लगे थे। राम रहीम ने बाद में एक लड़की को गोद भी लिया जिसका नाम प्रियंका तनेजा था। 2009 में इसने इसको गोद लिया और बाद में उसको एक नाम दिया, और नाम क्या दिया? हनीप्रीत, जो कि सभी जानते हैं क्योंकि बाद में ये हनीप्रीत आगे चल के काफ़ी फेमस हुई। राम रहीम के जो अनुयायी थे या जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपना जो सरनेम था वो इंसान रखते थे। इंसा या इंसान, जो भी आप कहें, इंसा ही बोलते थे। उनको इन्होंने अपना एक सरनेम दिया। जितने भी इनके फॉलोअर्स थे वो अपने सामने सरनेम लगाते थे इंसान, जैसे हनीप्रीत इंसान। तो इस तरह का ये सरनेम दिया इन्होंने। एक नया जो है जिसे कह सकते हैं कि ट्रेंड शुरू किया। राम रहीम का परिवार हमेशा उसके साथ ही रहा। ऐसा नहीं था कि वो संत था तो परिवार को छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। हमेशा राम रहीम अपने परिवार के साथ ही रहा। बाबा राम रहीम के पास डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख होने के कारण अरबों की संपत्ति है। हरियाणा के सिरसा में करीब 700 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। राजस्थान के गंगानगर में 175 बेड का एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा उसके नाम एक गैस स्टेशन है और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है जो इनके नाम पर है। 2002 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई। इस चिट्ठी में एक साध्वी ने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? इसमें यह लिखा हुआ था कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा में साध्वी के रूप में रह रही हूँ। मेरे साथ और भी सैकड़ों लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर रहती हैं और 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। मैं BA पास हूँ। मेरा परिवार अंध श्रद्धालु है। यहाँ रहने के 2 साल बाद एक बार मुझे गुफा में भेजा गया। मैं बहुत खुश थी, पर रूम में जाकर देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं। सामने टीवी पर अश्लील फिल्म चल रही है तथा सिरहाने पर रिवॉल्वर रखी हुई थी। ये देखकर मुझे चक्कर आने लगे और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह का कोई दृश्य वहाँ पर देखने को मिलेगा। मुझे देखकर महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे पानी पिलाया। उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करनी शुरू कर दी और अपनी तुलना कृष्ण से करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा परिवार तो अंध श्रद्धालु है, वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं सबकी नौकरियां छुड़वा दूंगा, मैं सबको बर्खास्त करवा दूंगा, मैं सबको जान से भी मरवा सकता हूँ। और ये भी कहा कि जैसे कृष्ण की इतनी सारी गोपियाँ थीं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। उन्होंने अपनी तुलना कृष्ण से की और ये कहा कि तुम अपना तन मन सब मुझ पर अर्पण कर चुकी हो। जिस दिन तुम यहाँ आई थी तुमने कसम खाई थी कि अब सब कुछ आपका है, तो इस तरह से सब कुछ मेरा हुआ, इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। ये एक तरह से भगवान की सेवा है क्योंकि मैं भगवान हूँ। उन्होंने मेरा कत्ल करने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो मैं तो रिवॉल्वर से तुम्हें गोली मारूंगा और यहीं पे तुम दफना दी जाओगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना तुम्हारे परिवार को कोई इससे फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे डरा धमका कर उन्होंने मेरा शोषण किया और पिछले 3 महीने से मेरा लगातार शोषण किया जा रहा है। हमें सफ़ेद कपड़े पहनने, सिर पर चुन्नी रखने को कहा जाता है। किसी आदमी की तरफ हम देख नहीं सकते, हम किसी आदमी से बात नहीं कर सकते। हम दिखने में तो भले ही देवी हैं लेकिन असल में हमारी स्थिति वैश्याओं जैसी है। हम बिल्कुल भी देवी नहीं है। जिस तरह से लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हमें अंदर से पता है कि हमारी स्थिति क्या है। परिवार वाले महाराज के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने एक बार कोशिश की थी उनको बताने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हमारी मेडिकल जांच कराई जाए ताकि ये जितना भी जो भी जुर्म हमारे साथ हुआ है ये सब कुछ साबित हो जाए। खैर, उस समय ये लेटर आया था, उस समय बहुत ज़्यादा इस पर बवाल मचा था। 2002 में जब साध्वी ने ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी तब उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सितंबर 2002 में CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI ने जब अपनी जांच की तो आरोप उसने सही पाए तथा विशेष अदालत के सामने 31 जुलाई 2007 में
उन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया था, सीबीआई ने अपना आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में बाबा को जमानत तो मिल गई, लेकिन ये मामला पंचकूला की सीबीआई अदालत में अब भी पेंडिंग है। अभी भी ये जो मामला है, इनकी इतनी सारी साध्वियों के साथ जो हुआ है गलत काम, ये वाला मामला अभी भी चल रहा है। कुछ मामले में तो बाबा को सजा हो गई, सबको ही पता है, लेकिन अभी भी कोई मामला अभी भी पेंडिंग है। साध्वी के पत्र को एक पत्रकार जिनका नाम था रामचंद्र छत्रपति, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में अपने न्यूज़पेपर में छापा था। राम रहीम ने उस पत्रकार की, ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या करवा दी। नवंबर 2002 में उसके घर के बाहर ही, पत्रकार के घर के बाहर ही गोली मार के उसकी हत्या करा दी गई रामचंद्र छत्रपति की। और ये भी उस पर आरोप लगा था और ये आरोप भी साबित हुआ था और आज वो इसके लिए भी सजा काट रहा है। तो इस तरह के कांड भी इनके, जिसे कहा जा सकता है कि आश्रम में हुए थे। डेरा सच्चा सौदा में एक बहुत बड़ी गुफा भी है जो कि बहुत ही फेमस है। अब तो आप देखेंगे अगर यूट्यूब में जाके और जगह भी जाकर, तो उस गुफा के बारे में दुनिया भर की कहानियाँ फेमस है। बाद में उस गुफा की जांच भी की गई थी। ये जो गुफा है ये 14 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सारी सुविधाएं हैं, बायोमेट्रिक दरवाजे हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, थिएटर्स हैं। पूल में बाबा लड़कियों के साथ नहाया करता था। गुफा में गेस्ट हाउसेस भी हैं। इसमें विदेशी मेहमान आकर ठहरते थे। सिर्फ खास लोगों की ही एंट्री इन गुफाओं में होती थी, हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए बायोमेट्रिक लगा हुआ था। इसी गुफा में वो साध्वियों के साथ जबरदस्ती भी किया करता था, उनका शोषण भी किया करता था, जिसे बाबा की माफ़ी कहा जाता था। ये नहीं कहा जाता था कि कुछ शोषण हो रहा है, ऐसा कहा जाता था कि ये बाबा की माफ़ी है। ये कोडवर्ड चलता था। कहा जाता है कि अपने द्वारा चलाए जा रहे गर्ल्स स्कूल की कुछ लड़कियों का भी उसने शोषण किया था। कोई लड़की उसे पसंद आ जाती थी तो उसका भी वो शारीरिक शोषण वहाँ पर किया करता था। बाबा ने साल 2015 में बॉलीवुड में भी एंट्री कर ली थी। उसने मूवीज़ बनानी भी शुरू कर दी थी, जो कि आपने भी कहीं कहीं उसका देखा होगा, कोई ना कोई सीन। फरवरी 2015 में पहली फिल्म आई जिसका नाम था MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड। ये रिलीज़ हुई फरवरी 2015 में। इसमें ये खुद हीरो बने और स्टंट करते हुए नजर आए। राम रहीम ने दावा किया कि फिल्म ने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई की है, ऊपर का कलेक्शन किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म ने सिर्फ 16.65 करोड़ रुपीस का ही बिजनेस किया था। जब राम रहीम ने देखा कि उनकी फिल्म तो चल नहीं रही है, फ्लॉप हो रही है, तो उन्होंने एक साथ पूरे थिएटर्स की टिकट्स खरीद ली थी, क्योंकि पैसे की कमी तो थी नहीं। तो फिल्म को हिट करने के लिए उन्होंने थिएटर्स की टिकट्स भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मूवी फ्लॉप होनी थी, मूवी फ्लॉप ही हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी माना नहीं कि मूवी फ्लॉप थी। पहली फिल्म के 7 महीने बाद MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड 2 भी रिलीज़ कर दी गई। इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ कर दिया गया। बाबा ने ट्विटर पर जानकारी दी कि फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये जो MSG 2 थी इसने सिर्फ 17 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। अब 2016 यानी कि अगले साल ही फिर आई MSG मैसेंजर ऑफ गॉड द वॉरियर लॉयन हार्ट रिलीज़ की गई। ये इस मूवी का नाम था, MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट। ये मूवी रिलीज़ की गई, ये भी फ्लॉप रही। उसके बाद MSG लॉयन हार्ट 2, और इसका एक नाम ये भी था कि हिंद का नापाक को जवाब, ये भी रिलीज़ की गई। ये सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी और राम रहीम भारतीय जासूस बने थे जिनका नाम था उस मूवी में शेर हिंद, उसकी भूमिका में थे ये। 12 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 14 करोड़ का कारोबार किया टोटल, लेकिन दावा किया गया कि फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। अपनी पहली फिल्मों की तरह ही इस फिल्म का भी बड़ा चढ़ाकर दावा किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर 5वीं फिल्म आई, उसका नाम था जत्तू इंजीनियर। इसमें राम रहीम टीचर बने थे जो नशे के आदी गाँव के लोगों को, ग्रामीणों को सुधारते हैं। इस फिल्म ने 9.83 करोड़ रुपए कमाए, पर 4 हफ्ते में 395 करोड़ रुपए कमाने का दावा किया राम रहीम ने कि इसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया है। डेरा सच्चा सौदा का जो आश्रम था उसके अंदर ही उसने बिग बॉस बाबा का घर भी बना रखा था। इसको बिग बॉस देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं ही बिग बॉस बन जाऊं, क्योंकि अपने आप को हीरो, बिग बॉस सब कुछ ही समझता था। तो इसने बिग बॉस बनने की ठानी और अपने अंदर ही वहाँ पर ही बिग बॉस का घर भी बना डाला। इसमें वो बिग बॉस खेला करता था। यहाँ प्रतिभागी भी होते थे तो ज़्यादातर उसके आश्रम के ही लोग होते थे। बिग बॉस जैसे ही कैमरे लगे थे, वैसी ही सुख सुविधाएँ थी, वैसी AC था, वैसे ही सब कुछ ठाट बाट था। ये 1 महीने चलता था ये गेम, ठीक है। बाबा बिग बॉस बनते थे, उनकी मर्जी चलती थी। बाबा टास्क देते थे, टास्क हारने की सज़ा देते थे। अपनी जो गोद ली थी बेटी हनीप्रीत, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ बाबा का
अफेयर भी था, जो कि अब बहुत ज़्यादा ये बात फैल चुकी है कि उसका वाकई में अफेयर था। शायद इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हो सकती हैं। हनीप्रीत भी घर में कंटेस्टेंट के रूप में थी बिग बॉस के घर में। हनीप्रीत का जो पति था विश्वास गुप्ता, वो भी इस शो में था। हनीप्रीत की शादी हुई थी विश्वास गुप्ता से, वो भी इस शो में था। तो वो बताया करता है कि जब बाबा को हनीप्रीत से मिलना होता था तो वो उसे टास्क दे देता था या सज़ा दे देता था कोई भी नियम तोड़ने पे, और उसके बाद हनीप्रीत बाबा से मिलने कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाया करती थी और वहाँ टाइम बिता के फिर वापस आ जाती थी। ऐसा ये सब बहुत कुछ होता था। विश्वास गुप्ता ने हनीप्रीत और बाबा के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, उसका अफेयर होने की बात कही है, जो कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। उनके रिश्तों को लेकर उसने काफ़ी कुछ बोला है। माँ बाप भाई बहन दोस्त यार मित्र सब कुछ माना। मैंने अपने बाप को इतना नहीं माना जितना मैंने गुरमीत सिंह को माना। जैसे जैसे मैं जवान होता गया, डेरा चलता गया, बाबा सत्संग करने लग गया, और मेरी फैमिली शुरू से जहाँ भी बाबा जाता था सत्संग करता था, मैं और मेरी फैमिली हमेशा उसके साथ होते थे। बाबा के बच्चे जवान हुए धीरे धीरे, तो हमारा एक फैमिली रिलेशन डेवलप हो गया। ये तो है मेरी पीछे कहानी। जब हम उसके बहुत विश्वास पात्र फैमिली थी बाबा की, अगर वो हमारे को दिन का दिन कहे रात का रात वो हम करते थे। हमारा इतना विश्वास था गुरमीत सिंह पे। चलो मैं शॉर्ट करता हूँ। 1999 में 14 फेब को उन्होंने मेरी शादी अरेंज कर दी। मेरी शादी हो गई। मैंने लड़की नहीं देखी कि लड़की कौन थी। जब वहाँ पे डेरे में रीत है कि जब हाथ डालते हैं तो गुरुजी के सामने डलता है, बाबा के सामने। तो गुरमीत सिंह बैठा था स्टेज पे और हमारा हार का जो प्रक्रिया चली, मैंने तब भी उस लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि लड़की कौन है। मेरी नजर गुरमीत सिंह की तरफ थी। तो मैंने बाद में देखा कि भी लड़की कौन। तो इसमें क्या रहा कि जो हमारी फैमिली बाबा से बहुत नजदीक थी, वो मुझे अपना बेटा मानता था डेरे में, कि भी मेरा ये दूसरा बेटा तो जसमीत है और एक विश्वास है। तो उसने क्या मेरे साथ जो सिस्टम हुआ, मैं 1999 से 2009 के बीच में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मेरे और हनीप्रीत के बाबा से कैसे रिश्ते रहे। तो 1999 से जब इसने सत्संग स्टार्ट कर दिए और वो उसने कहा कि बेटा आपकी फैमिली को हम अपना परिवार मानते हैं, तेरे को लड़का मानते हैं, तो ये लड़की आई है तो आज से ये हम इसको बेटी ही मानते हैं। मैं 1999 की बात कर रहा हूँ कि इसको हम लड़की ही मानते हैं, ये हमारी लड़की जैसी, हम इसको प्यार देंगे, सब कुछ देंगे जैसे तेरे को देते हैं। तो क्या होता था, तो हर वीक में गुरमीत सिंह का मैसेज आता था बंदे के थ्रू, मेरे को और मेरी वाइफ को गुफा में बुलाया जाता था। कभी दिन में बुला लिया जाता था, कभी लेट आवर्स में भी बुलाया जाता था। उसमें क्या होता था, जो गुरमीत सिंह का कमरा था, मेरी वाइफ उसके अंदर चली जाती थी और मुझे बाहर लिविंग रूम में बिठा लिया जाता था। जो उसके भगत होते थे वो मेरे से बातें मारते थे। उसके पीछे कहानी ये थी कि ये बेटा हमारा साथ सुख दुख कर जाती है। 2009 में मेरे कजन सिस्टर की शादी थी सिरसा डेरे में ही। जब मेरी सिस्टर की शादी थी उसमें बाबा जी भी आया, ये गुरमीत सिंह। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर को जो सलमान खान बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं, आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सेटअप सारा सेटअप कर दिया। जब उसने बिग बॉस का सेटअप किया, उसमें उसने क्या किया, एक तो मेरी फैमिली, मैं और मेरी वाइफ हनीप्रीत, सेकंड बाबा का लड़का बहू, बाबा की दोनों लड़कियां, दोनों दामाद, और बाबा की जो छोटी लड़की है उसकी 2 नंदे हैं, 2 नंदे और उसके दामाद। 6 फैमिलीज को गुफा में रात को घुसा लिया। तो 28 दिन उन्होंने हमें बिग बॉस खिलाया वहां पे। तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, पनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट ले, यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10, 20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। उसका कारण ये था क्योंकि हमने भी 1-2 गलती करी, एक बार हम भी अंदर गए,
बाबा की फैमिली भी गई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट किया कि जो हम माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाजा है, वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से। तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में डालती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है, बाबा की तरफ जा रही। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। हनीप्रीत को ही बाबा ने उसका गेम का विनर घोषित किया कि यही विनर है, इसने सबसे ज्यादा सिमरन करा, जो भी करा। उसको शील्ड दी गई और 50,000 रुपए का कैश दिया गया बाबा की तरफ से। जैसे ये हुआ उसके बाद बाबा ने, बाबा की सारी फैमिली, हम सारे बैठे थे, तो गुरमीत सिंह ने ये कहा कि वैसे तो हमने इसको बेटा बना रखा है और ये बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दिल करता है कि इसको ऑफिशियली बेटी बना दें, घोषित कर दें, भाई गोद ले लें। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जब गोद का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है। 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई, कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई, ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है। अब अगर हम बाबा राम रहीम पर लगे और आरोपों की हम बात करें तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक पत्रकार था रामचंद्र छत्रपति, जिसने अपने न्यूज़पेपर में साध्वी का पत्र छापा था। उसकी 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा राम रहीम पर डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या का भी आरोप है, क्योंकि वो डेरे के कई रात जान चुका था और हो सकता है कि वो अपना मुंह खोल देता या जो भी है, उस पर उसकी हत्या का भी आरोप लगा। बाद में वो आरोप साबित भी हुआ और बाबा को इस पर सजा भी मिली। 10 जुलाई 2003 को ये हत्या करवाई गई थी। अब बाबा पर एक और संगीन आरोप है, लगभग 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप इन पर लगाया हुआ है। ये है कि इन्होंने अपने आश्रम में पूरी डॉक्टर्स की एक टीम रखी हुई थी जो कि साधुओं को नपुंसक बनाने का काम किया करती थी, ताकि जो आश्रम में रहने वाली साध्वियाँ हैं, जो लेडीज़ हैं, उनसे ये लोग बात ना कर पाएँ, इंटरेक्ट ना कर पाएँ, या कोई भी इनका अफेयर आपस में ना चले, जो भी रीज़न रहा होगा। इन्होंने साधुओं को नपुंसक भी बनाया, लगभग 400 साधुओं को। साधुओं से ये कहा जाता था कि ऐसा करके, यानी कि नपुंसक बन के वे प्रभु को महसूस कर पाएंगे। इस तरह से ब्रेन वॉश उनका किया जाता था। साधु उनकी बातों में आ जाते थे और अपना ऑपरेशन करा लेते थे। बाद में 166 साधुओं के नाम विवरण सहित अदालत में पेश किए गए। जो साधु अपने आगे आने के लिए तैयार हुए कि हम अपना नाम आगे करने को तैयार हैं, हम केस करने को तैयार हैं, वो आगे आए और 166 साधुओं के नाम अदालत में पेश भी किए गए। ये भी आरोप है कि वो अपने आश्रम में एक निजी सेना को भी प्रशिक्षण दे रहा था। एक छोटी मोटी सेना उसने बना रखी थी, उसका पूरा प्रॉपर प्रशिक्षण चलता था उसके आश्रम के अंदर। उसने एक छोटी मोटी सेना तैयार कर ली है। बाहर निकलता था तो कई अंगरक्षक उसके साथ होते थे। एक छोटी सी कह सकते हैं ना सेना की टुकड़ी, इस टाइप से अंगरक्षकों की एक टुकड़ी होती थी, बॉडीगार्ड्स की एक टुकड़ी होती थी जो उसके साथ चला करती थी। खैर, बाबा को इतने सारे आरोपों में बाद में जब गिरफ्तार किया गया तो उसे सुनारिया जेल ले जाया गया। 2 साधियों के शोषण के आरोप में बाबा को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। जो प्रबंधक हैं रंजीत सिंह, इनकी हत्या के लिए इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो कि 20 साल पूरा होने के बाद शुरू होगी। यानी कि जो पहले 20 साल, जो 2 साधियों के शोषण के आरोप में जो 20 साल काट रहे हैं, जब वो 20 साल ख़त्म हो जाएंगे तब इनके प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के लिए जो 20 साल सुनाई गई है वो तब से शुरू होगी। ठीक है। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए भी उम्र कैद की सज़ा मिली है, जो कि अगली सज़ा, जो अगली 20 साल की सज़ा है, उसके साथ साथ चलेगी। तो साइमल्टेनियसली चलेंगी दोनों सज़ाएं। उसके साथ उसके 4 सह आरोपी भी थे। यानी कि बाबा ने अकेले तो सब कुछ किया नहीं होगा, करवाया ही होगा किसी से। तो ऐसे 4 सह आरोपी भी थे जिन्हें रंजीत सिंह की हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनकी भी सज़ाएं चल रही हैं। इसके साथ ही बाबा पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, 31 लाख रुपीज़ का, जिसकी आधी राशि रंजीत सिंह के बेटे को मिलेगी। जब पुलिस गुरमीत राम रहीम को अरेस्ट करने के लिए आई तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा दंगे हुए। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, इतने ज़्यादा अनुयायी थे इनके। समर्थकों ने
दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में 2 अलग अलग ट्रेन की बोगी जला दी। एक बोगी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। पंजाब में 2 रेलवे स्टेशन फूंक डाले। गाजियाबाद में बस फूंक डाली। गाजियाबाद में करीब 3 करोड़ का नुकसान किया। पंचकूला में बहुत सारी गाड़ियां आग के हवाले कर दी, मतलब पूरी नंबर ऑफ कार्स थी वो लाइन की लाइन, इसके अलावा 2 व्हीलर्स भी सब की सब आग के हवाले कर डाली। करीब 5 करोड़ का वहाँ पे नुकसान हुआ। श्री गंगानगर में पेट्रोल बम से सरकारी जीप को जला डाला। इनकम टैक्स का ऑफिस फूंक दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फूंक डाली। इसके अलावा इतने भयंकर दंगे हुए कि इन दंगों में 38 लोग मारे गए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा की संपत्तियों की लिस्ट मांगी है अब, कि डेरा की कौन कौन सी संपत्तियां हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये जितना भी नुकसान हुआ है डेरा सच्चा सौदा ही इनका मुआवजा देगा, इसकी भरपाई करेगा, और इसकी भरपाई इनकी संपत्तियों को बेच कर की जाए, या जैसे भी की जाए, या तो ये खुद दें या फिर अपनी संपत्तियों को बेच के जितना भी इन्होंने दंगों में नुकसान किया है ये उसको चुकाएं। और ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय वहाँ से आया है। ये दंगे पूर्व नियोजित थे, यानी कि इनको पता तो था ही कि अरेस्ट होने वाले हैं, अरेस्ट होंगे तो अब ये सब कांड होंगे, तो ये कांड तो थोड़े बहुत होते, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हवा दी और ज़्यादा नियोजित कर दिया, इसको भड़काया गया। इसके पीछे बाबा की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का हाथ था। हनीप्रीत जो जेल गई उसमें और कोई रीज़न नहीं था उसका रीज़न यही था। 38 लोगों का मरना एक बहुत बड़ा नंबर है और इसके लिए ये जिम्मेदार थी, कहीं ना कहीं हनीप्रीत उन 38 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। पंचकूला दंगा 2017 के लिए पंचकूला जेल ले जाया गया इसको, फिर जमानत मिली इसे। खैर बाद में हनीप्रीत ने गुरमीत राम रहीम को जेल से भगाने की साजिश भी की थी। ये काफ़ी सारे धाराएं इस पे उस समय लगी थी। बाबा अभी भी सोनारिया जेल में बंद है। हनीप्रीत अभी फ़िलहाल बाहर आ चुकी है, हो सकता है कि डेरा सच्चा सौदा आगे चल के वही संभाले। हनीप्रीत लगातार बाबा से मिलने की कोशिश करती रहती है। फरवरी 2022 को, यानी कि अभी 3 महीने पहले, जब पंजाब, आपको पता ही कि पंजाब में अभी चुनाव हुए हैं, पंजाब चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी। फरलो क्या होती है? जब इनको जमानत नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, पैरोल भी नहीं मिली, तो इन्होंने एक तरह की छुट्टी होती है फरलो, इसके लिए अप्लाई किया था। ये जो कोई भी कैदी 3 साल की जेल काट लेता है उसके बाद फरलो के लिए आवेदन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इस पर जो स्वर्गीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति थे, इनके जो बेटे हैं अंशुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए, बहुत ज़्यादा इनकी फरलो का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब और पश्चिमी यूपी में क्योंकि चुनाव होने वाले, तो चुनावी फ़ायदा लेने के लिए सरकार ने राम रहीम को फरलो दी है, यानी कि ये सरकार ने दिलवाई है इनको। क्योंकि ऐसा है, भले ही राम रहीम अब जेल में हैं, इन पे इतने आरोप लग चुके हैं, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने ज़्यादा अंधभक्त हैं ज़्यादातर लोग कि वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी राम रहीम को भगवान समझते हैं। अभी भी उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि इनके कहने पर लोग वोटिंग कर सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार ने इनको फरलो दिलाई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इसका कोई सबूत नहीं है कि दिलाई थी, क्योंकि इससे सरकार ने हमेशा मना किया है। उन्होंने कहा कि एक चांस की बात है कि उसी समय इनको फरलो मिली। खैर इनको फरलो मिल गई। ये इनको Z+ सिक्योरिटी भी मिली, क्योंकि इनकी जान को भी खतरा था, इनको लोग मार भी सकते थे, तो Z+ सिक्योरिटी के साथ इनको फरलो मिली। इस फरलो में राम रहीम अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के साउथ सिटी आश्रम में रहे। गुरुग्राम में इनका एक आश्रम है, साउथ सिटी आश्रम, उसमें ये अपने परिवार के साथ रहा। ये 7 फरवरी को बाहर आया था और फिर वापस रोहतक की सोनरिया जेल में इनको ले जाया गया जब इनकी फरलो ख़त्म हो गई। इनका बिल्कुल फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अनुयायी रो रहे थे, एकदम पागल हो रहे थे। अगर आप इनके वीडियो देखेंगे तो लोग बिल्कुल रो रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं कि हमारे भगवान आ गए, हमारे पिता आ गए, हमारे पापा आ गए। इस तरह से ये बिल्कुल भावुक हो रहे थे, रो रहे थे। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो राम रहीम है ये जेल में किस तरह से रह रहे हैं। जो राम रहीम है इनका वज़न 20 किलोग्राम कम हो चुका है। जब ये आए थे तो ये 104 किलो के थे और अभी इनका वज़न 84 kg हो चुका है। इनको सिर्फ रोटी दाल मिलती है लंच में, इस कारण इनका वज़न नॉर्मल होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है जैसा होना चाहिए। इनको कभी कभी मिठाई मिलती है। इनका जो काम है जेल में, उनको हार्डकोर क्रिमिनल नहीं माना गया है, इसलिए इनको हार्डकोर काम भी नहीं दिए गए हैं। इनका जो वहाँ पे काम है जेल में वो है खेत की जुताई करना, जो थोड़ी बहुत क्यारियाँ वारियाँ होती हैं जेल में उसकी जुताई करना। इसके अलावा पेड़ों को पानी देना। उन्हें 20 रुपये दिए जाते हैं इस काम के डेली। इस तरह से उनके करीब 6,000 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। अराउंड 6-7 हज़ार रुपये उन्होंने वहाँ पे कमा लिए हैं। वो हाई प्रोफाइल कैदी हैं वहाँ के, तो इसलिए ही 51 साल के राम रहीम को 10 × 12 फीट की स्पेशल सेल में रखा गया है, जिसको इस जो सेल है इसको
3 अन्य कैदियों के साथ ये शेयर करते हैं, यानी कि अकेले नहीं है उस सेल में, उसके अलावा 3 और कैदी हैं। वहाँ पे कड़ी सुरक्षा है ताकि अन्य कैदी इनसे घुल मिल ना सकें। इनको ज़्यादा और कैदियों से घुलने मिलने की छूट नहीं है। हो सकता है कैदी इनको मार भी दें, इन पे हमला ही कर लें, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनको घुलने मिलने की छूट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा VIP सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जेल प्रशासन हमेशा इनकार ही करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो दाढ़ी मूछें हैं वो आधी सफ़ेद हो चुकी हैं अब। कूलर की मांग की थी इन्होंने जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली उसे। इनको और कैदियों की तरह 2 जोड़ी कुर्ता पजामा दिया गया है। अगर मैं आपको इनकी दिनचर्या बताऊं तो ये सुबह 6 बजे उठते हैं। उठने के साथ ही इनको चाय मिलती है, फिर ये थोड़ी कसरत करते हैं, उसके बाद ये पूजा पाठ करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में इनको पाव रोटी मिलती है और कोई सीजनल फ्रूट मिलता है। उसके बाद ये अपना काम करने चले जाते हैं, खेतों में, क्यारियों में, पेड़ पौधों को पानी देने। 1 बजे तक ये वहाँ पे काम करते हैं। फिर इन्हें लंच मिलता है, उसमें इनको रोटी दाल मिलती है। फिर ये वापस अपने सेल में आ जाते हैं, यानी कि अपने कमरे में आ जाते हैं जेल के, वहाँ पे आराम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, पुलिस वालों से घुलते मिलते नहीं हैं। ये वहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं, अपनी कविता लिखते हैं, कविता लिखने का शौक़ है, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे बातचीत किसी से भी नहीं करते। जो जेल से कैदी बाहर आते हैं उनसे जब मीडिया पूछताछ करता है तो ये सारी बातें तब वहाँ से बाहर आती हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत पता हमको चलता है। तो आज मैंने आपके सामने राम रहीम की ज़िंदगी के सारे पक्ष रखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा चैनल इतना पसंद किया, मेरी स्टोरीज इतनी पसंद की, मुझे सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। उम्मीद है कि आप अपना इसी तरह से मेरे ऊपर प्रेम बनाए रखेंगे, मुझे इसी तरह से सजेशन देंगे। प्लीज़ जाते जाते लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। और अगर कोई कमी है तो उस पर भी आप कमेंट कीजिए। और अगर आप राम रहीम के बारे में कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो मैंने अपनी स्टोरी में कवर नहीं की, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। मैं अगली बार जब भी अगली स्टोरी सुनाऊंगी तो उसके शुरुआत में वो इन्फॉर्मेशन बताना नहीं भूलूंगी। प्लीज़ कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।